नमस्कार, मैं आसमान शाह, मैक्स महाराष्ट्र हिंदी में आपका स्वागत। आज केंद्रीय बजट पेश किया गया। इस बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें थी। उनको उम्मीदें थी कि उनकी आकांक्षाएं शायद इस बजट से पूरी हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ऐसा ही कुछ ये बजट। इस बजट को लेकर के विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विश्वास उर्की जी। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सर, इस बजट में क्या विशेषता रही, खासकर आम जनता के लिए कुछ रही? आज आप जिसे बजट कह रहे हो, आज बजट का सेशन तो कहा जा सकता है इसको, जो कल से शुरू हो गया और 9 तारीख को खत्म हो जाएगा। लेकिन आज के जो स्टेटमेंट है फाइनेंस मिनिस्टर के, उसको वोट ऑन अकाउंट कहा जाएगा, या ज्यादातर उसको हम इंटरिम बजट कह सकते हैं। लेकिन बजट इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है, इस गवर्नमेंट का ये आखिरी मतलब 2 टर्म होने के बाद तीसरे टर्म के लिए जाना है, तो उसके पहले इलेक्शंस डिक्लेयर होंगे। अब इलेक्शन के पहले एक ऐसा दौर आता है कि 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 इस अकाउंटिंग ईयर के लिए बजट होता है। जी। और हम जो अभी वोट ऑन अकाउंट पास करके ले रहे हैं लोकसभा से एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो एक वोट ऑन अकाउंट होता है। मतलब सरकारी खर्चा जो 30 जून तक नई गवर्नमेंट बननी है, तब तक सरकार का जो खर्चा होगा, वो खर्चे का एक स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेश करना होता है थ्रू प्राइम मिनिस्टर इस गवर्नमेंट की तरफ से। और उसको कैबिनेट ने पहले मंजूरी दी और वो बाद में पार्लियामेंट में पेश हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वोट ऑन अकाउंट है, ये बजट नहीं है। तो इसके बारे में जो मीडिया में जो चीजें आई, उसके बारे में और हम और आप जो समझते हैं आज के तारीख के बाद जो स्टेटमेंट दिया गया, तो वो एक चर्चा की बात है। सर, निर्मला सीतारमण ने अपने बयान में कहा कि 3 करोड़ आवास बनाए गए हैं और 2 करोड़ और आवास बनाने की कदम आगे बढ़ रहे हैं, अगले आने वाले 5 साल में बनाए जाएंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, 10 साल का एक हमने देखा है बीजेपी शासन देखा, इसमें 2019 के बाद ज्यादातर आवास की बातें की गई। उसके पहले तो जिसको कहते हैं स्वच्छ भारत योजना था, हम टॉयलेट बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, वो बनाएंगे वगैरह था। लेकिन 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें जो है, उन्होंने 2022 तक हम हर नागरिक को एक घर मिलेगा, ये उनकी घोषणा थी। अब ये 2 करोड़ की बात कहां पर आई? हर नागरिक को आप घर देने वाले थे, अब कहते हैं कि हमने 2 करोड़ लोगों को दिया है। 140 करोड़ की आबादी में आज बंबई शहर, जिसको एमएमआरडी क्षेत्र कहा जाता है, 3.5 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ लोग तो जैसे स्लम में रहते हैं। यहाँ पे ये जो घर देने वाली बात है ना, इसको ज्यादा महत्व है। लेकिन पूरे देश भर में बहुत बड़े शहरों के आसपास इन घरों की बात है। घरों का मामला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, गांव खेड़े पे इतना नहीं है जो शहरों के आसपास है। और 2 करोड़ की बात जो है, वो भी एक सच नहीं है। और आगे जो आप बात कर रही है, उन 2 करोड़ में 70 लाख महिलाओं को दिया है, ये तो सरासर झूठ है। और झूठ बोलने की आदत बन गई है, तो लिखित रूप में भी वो झूठ बोलते हैं। इतना ही मेरा कहना है। सर, आने वाले समय में चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो आम जनता उम्मीद कर रही थी कि कुछ इस तरह से लुभावने वाले बजट शायद हो सकता है, जिससे कि आम जनता सरकार की ओर आकर्षित हो। लेकिन जो टैक्स है आम जनता के लिए, टैक्स स्लैब, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की गई। नहीं, देखिए, कारपोरेट टैक्स की कटौती जो आज अभी बताई जा रही है, वो अब नहीं, पिछले साल की है। मतलब कारपोरेट टैक्स 22% का जो कहा गया है ना अभी, वो तो पिछले साल हुआ है। और इन इफेक्ट 15% तक का कारपोरेट टैक्स है, और पार्टनरशिप में आप जाओगे ना, तो वो 30% बनता है। ये कैलकुलेशन का इफेक्ट है। तो ये इसमें गलतियां भी हो सकती है। और जहां तक टैक्स स्ट्रक्चर का सवाल है, उसमें बदलाव नहीं ला सकते हैं क्योंकि वो वोट ऑन अकाउंट है। इसलिए वो जो टैक्स स्ट्रक्चर है, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, और वो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में जो कहा है, वो जैसे के तैसे है। और लुभावने के लिए जो कहा जाता है कि हमने इतने घर बनाए हैं, ये हम कर रहे हो, तो उसमें एक बात वो कह सकते हैं, जो उन्होंने बार बार कहा कि 11 लाख करोड़ का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक प्रावधान किया है। ये भी तो एक स्टेटमेंट है, एक्चुअली बजट ही नहीं तो प्रावधान कहां से? तो लेकिन वो कह दिया उन्होंने।
इस तरीके से कहने वाली जो बातें हैं उनमें बहुत सारे महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए या फिर जनधन खाते के लिए है। तो ये सारी बातें कहने वाली बातें हैं। अमल में क्या लाना है? तो अमल में तो जब सरकार बनेगी तब लाएंगे ना। और खर्चा सिर्फ सरकार का जो है वो वोटर अकाउंट में आता है। तो इसलिए योजनाओं की एक लिस्ट बना के वो उन्होंने पेश की है देश के सामने। ये एक इलेक्शन प्रोपेगेंडा है। सर, निर्मला सीतारमण ने अपने बयान में कहा कि महिला, किसान, युवा, बेरोजगार, इस पर हमारा फोकस है। तो इन वर्गों को कितना इस बजट से लाभ होगा? फोकस होना ही चाहिए। किसानों पर फोकस होना चाहिए, मजदूरों पर होना जी। चाहिए, महिलाओं पर होना चाहिए और युवाओं पर भी होना चाहिए। लेकिन फोकस की बातें करते हुए एक्चुअल उनका कोई, जिसको कहते हैं पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन, धोरण नहीं है उनके पास। उनके पास सिर्फ योजनाएं है और हर बजट में आप देखिएगा 10 साल में 9 बजट आए, हर बजट में वो डेफिसिट वाला था। ये तो होता ही है, डेफिसिट बढ़ने वाला था। और आज की तारीख में 5.89% वाला जो डेफिसिट है, उन्होंने ये कहा कि 5.8% होगा, इतना ही कहा है। लेकिन वो डेफिसिट अगर 9-10 लाख करोड़ का होता है तो दैट मीन्स आपने एफआरबीआई एक्ट की जो एक पैरामीटर्स थी वो 3% 5% की, उसको तो हमने आपने बियॉन्ड दैट आप गए हैं। तो मतलब ये है कि आपने बहुत कुछ डेफिसिट बजट दिया है और आपकी आमदनी बहुत कम है। और आपका कुल मिला के इस देश के ऊपर सॉवरिन डेट अगर 205 लाख करोड़ है जी। और पिछले 10 साल में वो 155 लाख करोड़ का आपने एक सॉवरिन डेट आपका बढ़ गया है। तो इसका रीपेमेंट करने के लिए आपकी जितनी आमदनी, जितनी आय है, उससे ज्यादा खर्चा आप कर रहे हो, चाहे वो इंटरनल डेट से हो, चाहे सॉवरिन डेट हो। कुल मिला के आप क्रॉस कर रहे हो वो आपकी जीडीपी की जो कुल मिला के राशि है वो शायद वो 3 ट्रिलियन के आसपास है, वो भी आप क्रॉस कर रहे हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आईएमएफ की रिपोर्ट कह रही है। इसलिए आपने महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में जितनी कोई अपेक्षाएं थी लोगों की, वो तो कागज पर धरे के धरे रह जाएगी। कागज पर ही योजना रहेगी, उसको अमल में लाने के लिए पिछले 10 साल में कुछ हुआ नहीं। मसलन किसान के लिए आय दोगुनी करना 2022 तक होना था, बिल्कुल नहीं हुआ। कहा यह भी गया कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, मतलब उसकी 1.5 गुना उसको भाव मिलेगा अनाज को, नहीं मिला। सबको घर मिलेगा 2022 तक, नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे वादे वादे ही रह गए। लेकिन सर, आप जो बोल रहे हैं कि जो जितने भी वादे हैं सरकार के केवल कागज पे ही रह गए हैं, जबकि सरकार कहती है कि हमने घर बनाए, नल से जल जोड़ा, मतलब जल से नल जोड़ा, घर घर पानी पहुंचाया, और फिर कई सारे ऐसे योजनाएं हैं, लाभार्थी योजना, किसानों के लिए योजना, युवाओं को रोजगार देना योजना, एमएसएमई को लेकर के कई सारे ऐसे हैं योजनाएं जिसको लेकर के सरकार कहती है कि हमने इतना देश की जनता के लिए कार्य किया है। यानी कि ये फर्जी हैं सब जितने भी है। मैं इसको फर्जी नहीं कहूंगा। योजनाएं जो बजट में से आई है, मसलन आप देखिए ना कि वो महिलाओं का एक फोटो होता है और फिर नरेंद्र मोदी जी का फोटो होता है पेट्रोल पे स्टेशन पे, और फिर वो गैस का धुआं नहीं आता है। हमने इतने सारे उस गैस की कीमत, सिलेंडर की कीमत अब अगर बाजार में अगर 1500 है, तो राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में उन सरकार, कांग्रेस की सरकार ने उसको 500 रुपए दिया। अब सरकार ने कहा कि हम 500 रुपए में देंगे। अब आज की स्टेटमेंट में निर्मला सीतारमण ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम 500 रुपए में गैस देंगे। जी। अच्छा, दूसरी बात, नल और जल, ये बात अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन घर घर में पानी नहीं है और सूखा पड़ रहा है इस देश में। अभी भी 15-15 किलोमीटर दूर तक जाके महिलाओं को पानी ले आना पड़ता है। ये इस देश की हालत है। सूखे में हमारा किसान आत्महत्या कर रहा है, ये भी तो सच है। और ऐसी हालत में हम सरकार की योजनाएं कागज पर है, इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ हद तक उन्होंने जनधन खातों में पैसा जरूर दिया है, लेकिन वो जो आंकड़े जो बता रहे हैं वो आंकड़े अविश्वसनीय है। जैसा मसलन आज उन्होंने कहा कि हमने 43 करोड़ महिलाओं को दिया है। दूसरा आंकड़ा कहता है हमने 24 करोड़ लोन दिए हैं। तो ये 24 करोड़ लोगों को लोन दिया है और कितना लोन दिया है उसका आंकड़ा भी 24,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो ये आंकड़े कहां से आए, ये सवाल है। मैं कहता हूं अगर क्या का रिपोर्ट होता
10 साल में, छोड़ दो 5 साल में होता, पिछले साल का भी अगर क्या रिपोर्ट आप लाके बता देते तो इसमें से कोई भी आंकड़ा सच नहीं होगा। और जो आंकड़ा आप सच बताओगे तो ये सरकार वो सच आंकड़े कभी बताते नहीं है, क्योंकि 2011 को जो जनगणना होनी चाहिए थी 2021 के बाद कोरोना के कारण नहीं हुआ है। तो इस देश में आंकड़े सही आते ही नहीं है। तो बजट के आंकड़े में भी इम्प्लीमेंटेशन के जो प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर बोलेंगे वही आंकड़े आते हैं, उसको हम चैलेंज करते हैं तो बोलते हैं कि वो गलत कर रहे हो आप। तो रिजर्व बैंक का रिपोर्ट, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, कम से कम इन रिपोर्ट के आधार पर हमारी बात होती है और आईएमएफ के रिपोर्ट पर हम बात करते हैं, तो उसमें गलती क्या है? सर, एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई थी अभी हालिया में जिसमें बताया गया था कि जो पर कैपिटा इनकम है इंडियंस की, वो बांग्लादेश से भी कम हो चुकी है। हाँ, ये ऑक्सफैम रिपोर्ट ने बताया था। और ये डावोस की जब मीटिंग हो गई इसी जनवरी महीने में, तो उसके एक दिन पहले ऑक्सफैम ने रिपोर्ट निकाला। और वो पिछले मतलब मैं समझता हूँ कि 15 साल से ये बड़े देश बहुत सारी रिपोर्ट निकालते हैं, वो ऑक्सफैम का रिपोर्ट था। उसमें ये कहा गया है कि पर कैपिटा इनकम भारत देश के नागरिकों का ये दिन में 200 रुपए मतलब $2 से नीचे है। और यहाँ पे जीएसटी में ज्यादा लोग 142 करोड़ लोग हैं, तो जीएसटी का इनकम तो ज्यादा है और उसमें उनके हिस्सा जो है वो 60% से ज्यादा हिस्सा आम आदमी का है। और कंजम्पशन के लिए जो चीजें खरीदता है उसमें से जीएसटी जो देना पड़ता है वो कंट्रीब्यूट कौन करता है? तो आम आदमी, मजदूर, किसान, मध्यम वर्गीय और छोटा व्यापारी। तो ज्यादा से ज्यादा असंगठित वर्ग इस देश की जीएसटी को बड़ा करता है। और बड़े जो धनवान व्यक्ति है, अदानी अंबानी जैसे, कुल मिला के 1 लाख, उनकी कंट्रीब्यूशन जीएसटी में सिर्फ 3% है। ये बातें ऑक्सफैम ने कही। और पर कैपिटा इनकम भारत देश का जो बताया गया वो बांग्लादेश के करीब करीब है। और इसलिए दुनिया के 130 देश में भारत का नंबर पर कैपिटा में 113वां है। ये बात जब यूनो के जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तो भारत का हर नागरिक का हमारा जो आत्मसम्मान है वो खो जाता है। और हम कहते हैं कि हम आत्म भारत बना रहे हैं, तो ये खोखली बात है। सर, महंगाई को लोगों को उम्मीद थी कि शायद उसमें कुछ कमी आएगी क्योंकि देश अब चुनाव में जा रहा है, तो चुनाव को देखते हुए शायद सरकार महंगाई से थोड़ा सा राहत दे दे जनता को, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, कोरोना के पहले और कोरोना के बाद 4% से लेकर 6% तक और 6% से भी आगे 8% तक कम से कम 6 महीने ये महंगाई थी। लेकिन 6% के नीचे तो करीब करीब 5-6 साल है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर का रिपोर्ट कहता है। हर 2 महीने में जो एक उनकी 2 महीने की मीटिंग होती है और वो मीटिंग इसमें ये तय होता है कि 6% से नीचे लाने की कोशिश वो करते हैं। इसलिए रेपो रेट जो एक तरीके से इस देश की बैंकों में और वित्तीय व्यवस्था में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो वो तय करते हैं। तो रेपो रेट में बढ़ोतरी होती जाती है, कम नहीं हो रहा है। अगर वो रेपो रेट कम होता है तो बैंकों के इंटरेस्ट रेट कम होंगे। इन्फ्लेशन कम करने के लिए वो रेट कम नहीं कर सकते। ये बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की रिपोर्ट में आ रही है। और इसलिए ये जो इन्फ्लेशन या महंगाई है इसको कंट्रोल करने के लिए खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है इज ए कॉज ऑफ कंसर्न, मतलब हम ये चिंता का विषय है। और इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हर रिपोर्ट में देखिए अभी भी 6% से ज्यादा या 6% के नीचे इन्फ्लेशन है। और 4% से ज्यादा जब इन्फ्लेशन जाता है तो अर्थव्यवस्था में ब्याज की दरें जो है, जो उद्योग के लिए, आम आदमी के लिए, किसी के लिए भी वो कम नहीं हो रही है। दूसरी बात कि हम जो बचत करते हैं उसके ऊपर भी हमें रेट ऑफ रिटर्न नहीं दे सकते। ये आरबीआई का रिपोर्ट कहता है। बैंकों में जमा तो होती है डिपॉजिट्स, लेकिन उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, चाहे सेविंग्स हो या आरडी हो या एफडी हो। और ब्याज दरें जो है कर्जे पर वो भी बढ़ता है। तो मुद्दा ये है महंगाई कम नहीं होती है, ब्याज दर कम नहीं होते हैं। और आप जो कह रहे हैं पिछले 10 साल में 6% से नीचे कभी भी इन्फ्लेशन नहीं था। और इसीलिए जो संगठित मजदूर है उनको महंगाई भत्ता तो मिलता है, लेकिन इस देश में 94 अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उन बेचारों को इस इन्फ्लेशन के कारण उनका जो 12,000 या 10,000 जो कमाई है उसमें घाटा होता है और वो और गरीब बनते हैं।
ये आज का आर्थिक विश्लेषण मैं आपको इन्फ्लेशन के चश्मे से देख के बता रहा हूँ। लेकिन सर सरकार कहती है कि इन्फ्लेशन हमारे दौर में कम हुआ है। बिल्कुल झूठ, बहुत ही कम हुआ बोलती है कि अभी जस्ट जो नहीं बिल्कुल निर्मला झूठ है, सीतारमन जो बयान बिल्कुल दिया है झूठ है, उसमें बयान में कहा गया नहीं बिल्कुल झूठ है। ये जो 6 से लेके 8% तक तो कोरोना के बाद गया था, फिर वो नीचे आया, लेकिन 6% के आसपास ही वो घूम रहा है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स ये तो सरकार ही बनाती है ना, तो वो इंडेक्स इतने तरीके से बढ़ रहा है, तो वो 6%, 4% और 6% के बीच में ही जो महंगाई है वो तो दिखती है, और वो चढ़ता हुआ है सूरज की जैसा या हिमालय जैसा चढ़ता हुआ है, तो वो नीचे कहाँ है? अगर सरकार को झूठ बोलना है तो झूठ बोलते रहो, लेकिन सच्चाई है महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और नया रोजगार नहीं है। ये आज की अर्थव्यवस्था का एक जिसको कहते हैं सिग्निफिकेंट। सर आप बेरोजगारी का बात कर रहे हैं तो कल ही देश के राष्ट्रपति मुर्मू जी ने कहा था कि करीब 25 करोड़ युवाओं को इस दौर में बीते 10 साल के में रोजगार दिया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए आईएमएफ का रिपोर्ट ये कहता है, ऑक्सफैम का रिपोर्ट ये कहता है लिखित रूप से, वो तो भाषण नहीं कर रहे, वो तो आंकड़े एनालिसिस करके दे रहे हैं कि इस देश में पॉवर्टी के नीचे लोग जो गए हैं वो 25 करोड़ है, और सरकार कहती है हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर निकाला है और उनको 5 करोड़ का 5 किलो का हम धान रेशन पे देते हैं। इसका मतलब ये है कि 80 करोड़ लोग गरीबी के नीचे हैं और 25 करोड़ तो आईएमएफ कहता है, और सरकार अगर कहती है कि हमने रोजगार दिया है तो कौन सा रोजगार? वो तो मनरेगा में एक साल में या 100 दिन दिए अपने, और मनरेगा में क्या मिलता है लोगों को? ये तो जिंदा रहने के लिए मनरेगा है, और दूसरी बात जिंदा रहने के लिए 5 किलो का धान है। क्या ये गरीबी रेखा की ऊपर वाली बात कर रहे हो या नीचे वाली बात कर रहे हो? मैं समझता हूं 80 करोड़ नहीं 90 करोड़ लोग आज इस देश में भूखे हैं, वो बेरोजगार है, उनको रोजगार की जरूरत है, और बहुत कम लोग संगठित क्षेत्र में है, वो शायद 3 या 4% भी नहीं है, और 94% ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिनके लिए रोजगार है ही नहीं, और वो 10 या 12 हजार से ज्यादा कमा नहीं पा रहे, और उनकी दिन की आय 200 है। ये असली हालत है। तो जो बात आप एफएम या पीएम और किसी के मुंह से बताओ वो एक खोखला है। जी सर, एजुकेशन को लेकर के आपसे कुछ जानना चाहूंगा। निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि बीते 10 साल में आईआईटीज, एम्स कई सारे स्थापित किए गए, कई सारे विश्वविद्यालय इस देश में खोले गए, जबकि विपक्ष ये कहता है कि बीते 10 साल में एक भी एम्स और आईआईटीज नहीं खोले गए। सही बात है, सही बात है, सही बात है। अरुण जेटली जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त कहा गया हम इतने आईएम खोलेंगे, इतने आईआईटी खोलेंगे। ये बात वही की वही है, हर बजट में ये बात होती है, हम आईएम खोलेंगे, हम आईआईटी खोलेंगे, नहीं हुआ है। आज भी उन्होंने कहा हम 7 आईआईटी का शुरू कर रहे हैं, तो ये बात सिर्फ वहीं पर रहती है। मैं तो आगे जाके कहता हूं नई शिक्षण नीति जो आई है उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो सरकारी खर्चा जो एजुकेशन स्कूलों पर हो रहा है या शिक्षा नीति पर हो रहा है उसको उन्होंने पूरा घटा दिया है। और नई शिक्षा नीति में जितनी सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल के लेवल की है वो इस देश में आएगी, और उन्होंने बहुत सारे हजारों एकड़ की जमीन इस देश में नई शिक्षा के नीति के अंदर उनको मिल गया है। मैं समझता हूं ये लैंड ग्रैब फॉरेन यूनिवर्सिटीज कर रहे हैं इस देश में, और इस नई शिक्षा नीति में हमारे 90% से ज्यादा लोग जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, मध्यम वर्गीय है, गरीब है, मजदूर और किसानों के बच्चे हैं, ये नई शिक्षा नीति में शिक्षण व्यवस्था के बाहर फेंक दिए गए हैं। जिनको जो शिक्षण मिलता था 70 साल में वो भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब गरीबों को नई शिक्षा नीति में पहले मनुस्मृति में जैसा मिलता था, मतलब कुछ नहीं मिलता था, वही बात अब इस देश की राम राज्य की जो बात करने वाले लोग हैं ना, वो मनुस्मृति संविधान को बदलने के बाद करने वाले हैं। इसलिए नई शिक्षा नीति में आम आदमी को कोई नई शिक्षा नहीं मिलेगी, ये नई शिक्षा है, और इसलिए इसका विरोध भी करना चाहिए। और इसके लिए जो प्रोजेक्ट है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ये जो बहुत कुछ कंसेशन दिए गए वो फॉरेन यूनिवर्सिटी को दिए है और इंडियन कारपोरेट्स को दिए है, तो ये शिक्षा व्यवस्था का बाजारू मतलब मार्केट ओरिएंटेड कर दिया गया है। ये बहुत खतरनाक है।
सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि इस देश में राष्ट्रपति SC ST OBC SC ST से आती हैं, तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कुछ खास प्रावधान इस बजट में किया गया है? हाँ, वो शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि उनकी स्थिति इस देश में हमारे आज भी देश सर की दयनीय राष्ट्रपति है। शेड्यूल ट्राइब की है, इसका हमें भी अभिमान है और वो खुद बहुत टैलेंटेड भी है। जी, लेकिन हमारे देश के आदिवासी, SC और ST का रिजर्वेशन जो है, जी, वो कुल मिला के जो रिजर्वेशन है, वो अगर एक भी रोजगार पैदा नहीं हो रहा है और शिक्षा नीति से सरकार हट रही है, तो फिर हमारा आरोग्य, हमारी शिक्षा नीति और हमारा जो रिजर्वेशन है और नया रोजगार अगर होता ही नहीं है, तो फिर ये पूरा जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में हमारे लिए जो बनाया था, वो सारे हमारे हक आज मिट्टी में मिल गए हैं। और इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनुसूचित जमाती के होने के बाद भी, शेड्यूल ट्राइब होने के बाद भी, आज पिछले 10 साल में पूरा आरक्षण खत्म हो रहा है। रोजगार में जो SC ST का रिजर्वेशन था, वो रोजगार ही खत्म हो रहा है और सरकार भी नई कोई रोजगार की गुंजाइश नहीं है, नई पोस्ट नहीं है, तो फिर आरक्षण खत्म होता दिखाई दे रहा है। तो ये जो नया सरकार है, उसके वोट अनुकूल में ये सारी बातें आएगी नहीं, लेकिन इस सरकार ने संविधान को बदलने की कसम खाई है और राम जन्मभूमि की जो बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आरक्षण की बात होगी ही नहीं। रोजगार ही नहीं तो आरक्षण कहां से होगा। और शिक्षा नीति हो या आरोग्य हो, इन लोगों ने वो पूरा निजीकरण करके रखा है और निजीकरण में आरक्षण नहीं होता है, ये तो साफ खुली बात है। ओके सर, चैनल को समय देने के लिए सर धन्यवाद। धन्यवाद। मैक्स महाराष्ट्र हिंदी को सब्सक्राइब करें, चैनल वीडियो को शेयर करना ना भूलें।